क्या सचमुच यह सब व्यर्थ था? नहीं, कुछ त्रुटियों के बावजूद नए चंद्रयान-3 परिणाम बताते हैं कि चंद्रमा पर कुछ असामान्य हो रहा है। इस साहसिक मिशन के अभूतपूर्व परिणामों के साथ भारत ने आखिरकार खुद को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों की शीर्ष लीग में शामिल कर लिया है। और एक बात निश्चित है, भारत हार नहीं मानेगा। चंद्रयान-3 की समाप्ति के बाद भारतीय अंतरिक्ष प्रमुख ने रोमांचक समाचार की घोषणा की। चंद वर्षों में चंद्रयान-4 एक नई अनुभूति देगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस अत्याधुनिक लैंडर और रोवर के साथ चंद्रयान-3 एक सफल चंद्र मिशन से कहीं अधिक था। यह चंद्र अन्वेषण में एक मील का पत्थर था, जिसके जोखिम शुरू से ही बहुत अधिक थे। फिर भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सदी के इस मिशन को लॉन्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चंद्रयान-3 के लिए भारत ने अकेले जांच और प्रणोदन मॉड्यूल के निर्माण के लिए लगभग 30 मिलियन का निवेश किया। अकेले प्रक्षेपण यान पर इसरो को 46 मिलियन अतिरिक्त खर्च करने पड़े, और यह सब संभवतः दिवालिया हो जाएगा। हां, लेकिन भारतीयों को पता था कि वे क्या कर रहे हैं। चंद्रयान-2 की विफलता के बाद भी, जिसमें ऑर्बिटर को छोड़कर सभी जांच खो गए थे, भारत इससे पीछे नहीं हटा। एक और प्रयास और लाखों का खर्च। चंद्रयान-3 को पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ 14 जुलाई को सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। कुछ ऐसा जो भारत से पहले किसी अन्य देश ने करने की हिम्मत नहीं की थी। यहां तक कि नासा ने भी दक्षिणी ध्रुव का दौरा नहीं किया है। भले ही हमें ध्रुवों पर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में और अधिक जानने की तत्काल आवश्यकता है, शोधकर्ताओं को पृथ्वी के उपग्रह पर सबसे बड़े जल भंडार का संदेह है, और अगर हम चंद्रमा पर बसना चाहते हैं तो हमें यह जानना होगा कि पानी कहां है। चंद्रयान-2 बचे हुए ऑर्बिटर ने अगस्त में चंद्र कक्षा से स्थिर अनुसंधान जांच, विक्रम और रोवर प्रज्ञान की हल्की लैंडिंग का समन्वय किया। न केवल लाखों भारतीयों की सांसें अटकी हुई थीं, बल्कि दुनिया भर के अंतरिक्ष प्रेमी इस ऐतिहासिक लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विक्रम और प्रज्ञान प्रौद्योगिकी का उत्सव। यह सच होने के लिए लगभग बहुत ही पागलपन भरा लगता है, लेकिन यद्यपि भारत अभी भी अंतरिक्ष अन्वेषण में अपेक्षाकृत नया है, चंद्रयान-3 की 2 जांचों की तकनीकी परिष्कार आश्चर्यजनक है। चंद्रयान-3 को चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाना चाहिए, जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लाभ होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में अधिक जानकारी न केवल इसरो को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाएगी, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में वैज्ञानिकों के साथ सहयोग को भी करीबी बनाएगी। भारत के साथ साथ रूस भी एक ऐसी ही परियोजना की योजना बना रहा था। लूना 25 को भी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन यह मिशन बुरी तरह विफल रहा। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने से कुछ दिन पहले रूसी जांच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुख्य जांच में शुरू में 3 मुख्य घटक शामिल थे: प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। मॉड्यूल को लैंडर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्र कक्षा में लाना था, और यह मिशन का सबसे बड़ा हिस्सा था। 2 टन से अधिक वजन अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए GSLV Mk3 रॉकेट की आवश्यकता थी। प्रक्षेपण बिल्कुल सही रहा, और मिशन को पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किमी ऊपर की कक्षा से सुरक्षित रूप से लॉन्च किया गया। एक मुख्य इंजन और एक वापस लेने योग्य सौर सेल विंग से सुसज्जित तिकड़ी चंद्रमा की यात्रा पर निकल पड़ी। लैंडर और रोवर मोटे तौर पर पूर्ववर्ती मिशन चंद्रयान-2 की जांच के समान थे। विक्रम स्थिर मापक स्टेशन में और भी बेहतर लैंडिंग लेग्स के रूप में मामूली सुधार प्राप्त हुआ, और निस्संदेह ये केवल नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित था। प्रणोदन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम को स्वतंत्र रूप से चंद्रमा पर उतरना पड़ा। प्रैगन के भंडारण के साथ कार्गो पकड़ पृथ्वी से नियंत्रण प्रश्न से बाहर था। केवल कुछ सेकंड की रेडियो देरी से लैंडिंग दृष्टिकोण के दौरान घातक त्रुटियां हो सकती हैं। इसके बजाय स्थिति की पहचान करने के लिए त्वरण सेंसर, एक अल्टीमीटर कैमरे, एक लेजर डॉपलर वेग और ग्राउंड संपर्क सेंसर ने पूरी तरह से स्वचालित नियंत्रण सुनिश्चित किया। विक्रम के कंप्यूटर ने वास्तविक समय में ऊंचाई, सर्वोत्तम स्थिति और लैंडिंग स्थल की गणना की। साइट पर और कैमरों और सेंसरों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा की मदद से 1 टन से अधिक वजन वाले जांच चंद्र कक्षा से सतह तक सुरक्षित रूप से नेविगेट किए गए। उच्च तकनीक उपकरणों ने दृष्टिकोण के दौरान पर्यावरण में हर बदलाव को रिकॉर्ड किया, और आगमन पर सतह को तुरंत स्कैन किया गया। दक्षिणी ध्रुव पर यान की लैंडिंग के लिए बेहद मुश्किल माना जाता है। नुकीली चट्टानें, ऊबड़ खाबड़ घाटियां और तेज धार वाले पत्थरों वाले गड्ढे हर जगह छिपे हुए हैं। हालांकि इसरो के पास अनुमानित स्थिति थी, विक्रम ने साइट पर बाकी नेविगेशन किया। 4 पूरी तरह से स्वचालित प्रतिक्रिया पहियों
और 4 नियंत्रणीय मुख्य थ्रस्टर्स ने एक नरम लैंडिंग सुनिश्चित की, जो पूरी तरह से गणना की गई काउंटर थ्रस्ट ताकतों का उपयोग करके अच्छे समय में धीमी हो गई। भारत के लिए दोनों का पूरा अवतरण एक नाखून काटने वाला था। उनके दिमाग में चंद्र 25 दुर्घटना की छवियां थीं, लेकिन फिर बेलगाम खुशी आई। विक्रम और प्रज्ञान के चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने पर देश भर में टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया और लाखों भारतीयों ने खुशी मनाई। क्या आप दोनों को चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखते देखने के उत्साह की कल्पना कर सकते हैं? भारत के लिए यह कुछ वैसा ही रहा होगा जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। उतरने के कुछ ही समय बाद विक्रम ने अपनी लोडिंग हैच खोली और छोटा प्रज्ञान एक रैंप से नीचे लुढ़क गया। छोटा वाहन एक बार फिर इसरो की आश्चर्यजनक रूप से उन्नत तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। सौर पैनल और विशेष रूप से लचीली मल्टी व्हील ड्राइव से सुसज्जित इस छोटे मापने वाले स्टेशन को चंद्रमा पर अपने स्वयं के अन्वेषण दौरों पर जाना था। पूरी तरह से यांत्रिक भुजा से जुड़े अल्फा कण एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर के साथ प्रज्ञान यात्रा के दौरान रेजोलिथ चट्टान की जांच कर सकता है। चट्टान की रासायनिक संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्रकट करने के लिए एक विशेष उपकरण चट्टान को गर्म करने के लिए लेजर का उपयोग करता है। लेजर प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रज्ञान ने तुरंत चंद्रमा पर पहले से अनदेखे सल्फर भंडार का पता लगाया और आगे की जांच से पता चला कि दक्षिणी ध्रुव पर रेजोलिथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन से समृद्ध है। स्वाभाविक रूप से विक्रम ने भी तुरंत अपना मिशन लॉन्च किया। स्थिर लैंडर को विशेष रूप से तापमान माप लेने और चंद्रमा के भूकंपों को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरा रोमांचक मिशन सीधे चंद्रमा की मिट्टी में तापमान माप लेना था। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि चंद्रमा की मिट्टी में बर्फ का भंडार कहां हो सकता है, तो ये मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग चंद्र मिट्टी में ड्रिल कर सकता है और सीधे तापीय चालकता और तापमान निर्धारित कर सकता है। रेजोलिथ का और विक्रम ने एक खोज की। दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी इतनी गर्म है कि वहां कोई बड़ा बर्फ जमा होना संभव नहीं है। वैज्ञानिक चकित थे और अब उन्हें नए स्पष्टीकरण की तलाश करनी होगी। लैंडिंग के तुरंत बाद लैंडर के 1 मीटर लंबे बूम ने चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व को भी स्कैन किया और पाया कि वहां प्लाज्मा घनत्व आश्चर्यजनक रूप से अधिक है। इस परिणाम को विशेषज्ञ हलकों में एक छोटी क्रांति के रूप में भी माना जा रहा है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्रम सीस्मोमीटर ने 26/2023 अगस्त को 3 सेकंड तक चलने वाला एक छोटा सा चंद्रमा भूकंप दर्ज किया। इसलिए इस जोड़ी का मिशन पूरी तरह सफल रहा। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ और खतरे हैं। यहां न केवल तीखी चट्टानें और अगम्य क्रेटर छिपे हैं, बल्कि बर्फीली ठंड भी है। चंद्रमा पर 14 दिन की रोशनी होती है और फिर 14 दिन की चंद्र रात्रि होती है। अंधेरे की अवधि के दौरान विक्रम और प्रज्ञान के संचालन जारी रखने के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ठंड हो जाती है और इसलिए दोनों को सुप्त अवस्था में रखना पड़ा। प्रज्ञान 2023 सितंबर को सेवा मुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था। तब तक छोटा रोवर पहले ही अविश्वसनीय 104 मीटर की यात्रा कर चुका था और बहुत सारे व्यावहारिक डेटा प्रदान कर चुका था। पृथ्वी से अपनी विश्राम अवधि से पहले विक्रम ने एक और छोटा सा कारनामा किया। इसरो वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया कि क्या लैंडिंग सिस्टम साइट पर लैंडर को ले जाने के लिए उपयुक्त था और यह परीक्षण भी पूरी तरह से सफल रहा। विक्रम ने खुद को जमीन से 40 सेमी ऊपर उठाया, हवा में तैरता रहा और थोड़ी दूर फिर से जमीन पर सुरक्षित रूप से उतर गया। 5 सितंबर को 2023 विक्रम भी चंद्र रात्रि के बाद विश्राम में चला गया। बेशक दोनों जांचों को अपना काम फिर से शुरू करना था, लेकिन यहीं से भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बुरी किस्मत फिर से शुरू हुई। न तो प्रज्ञान और न ही विक्रम ने पृथ्वी से आने वाले संकेतों का जवाब दिया और यहां तक कि दोनों के स्वचालित वेकअप फंक्शन भी उन्हें वापस नहीं ला सके। विक्रम और प्रज्ञान संभवतः अत्यधिक ठंड के शिकार थे। इसरो ने 2 जांचों में रेडियो न्यूक्लाइड हीटिंग तत्व स्थापित नहीं करने का फैसला क्यों किया, जिसकी लागत लाखों यूरो थी? यह एक रहस्य है। हफ्तों तक भारतीयों ने फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और तब यह निश्चित हो गया कि चंद्रयान 3 निश्चित रूप से समाप्त हो गया था, चांदनी रात के साथ। हालांकि चूंकि मिशन के उद्देश्य मूल रूप से पूरे हो गए थे, भारत ने वैसे भी सफलता का जश्न मनाया और दुनिया भर से बहुत सराहना प्राप्त की। चंद्रयान 3 की ओर से अंतिम नमस्कार। सफलताओं के बावजूद भारत निश्चित रूप से 2 रोवर्स के नुकसान से दुखी था। यह बहुत अच्छा होता यदि प्रज्ञान और विक्रम ने अपना मिशन जारी रखा होता, लेकिन सब कुछ हारा नहीं गया था। इस आपदा में एक चीज बच गई थी, प्रणोदन मॉड्यूल।
इस चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक ले जाने का काम था और यह खोया नहीं था। अपने मिशन की समाप्ति के बाद मॉड्यूल को वापस लाने के लिए पर्याप्त ईंधन था। मॉड्यूल ने ब्रह्मांड के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में अपने थ्रस्टर्स के साथ स्वतंत्र रूप से नेविगेट किया। कई कक्षीय युद्धाभ्यास और उड़ान के एक और महीने के बाद प्रणोदन मॉड्यूल घर पहुंच गया और भारत ने इस अवसर का उपयोग मॉड्यूल के साथ कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण करने के लिए किया। परीक्षणों से पता चलेगा कि एक प्रणोदन मॉड्यूल पृथ्वी से चंद्रमा तक कितना भार ले जा सकता है और संभवतः वापस भी आ सकता है। एक बार जब हम चंद्रमा पर बस्तियां बना लेंगे तो ऐसे मॉड्यूल होंगे जो व्यावहारिक रूप से एक निर्धारित सेवा पर पृथ्वी से चंद्रमा तक उड़ान भरेंगे। मॉड्यूल की वापसी को भारत में एक हंसती और एक रोती आंख से देखा गया। अच्छा हुआ कि चंद्रयान-3 का कुछ हिस्सा बच गया। चंद्रयान-4 आ रहा है, ऐसा कौन सोच सकता था। भारत द्वारा प्रणोदन मॉड्यूल की सफल वापसी की आधिकारिक घोषणा के तुरंत बाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने 17/2023 नवंबर को चंद्रयान-4 के लिए भारत की विस्तृत योजनाओं की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यापक चंद्र नमूने वापस करना है। धरती के लिए लॉन्च 2027 के लिए निर्धारित है और इस बार भारत चंद्रमा पर कई मॉड्यूल भेजेगा। एक और शानदार मिशन में चंद्र लैंडर मिट्टी का नमूना लेगा और संभवतः विक्रम के समान एक मापने वाला स्टेशन होगा। इसके बाद नियोजित चंद्र लैंडर को चंद्र कक्षा की ओर प्रक्षेपित किया जाना है। इस उपलब्धि के लिए लॉन्च पैड को सीधे लैंडर और अंतरिक्ष में एकीकृत किया जाएगा। स्थानांतरण मॉड्यूल चंद्र मॉड्यूल से नमूने लेगा और उन्हें वापस पृथ्वी पर ले जाएगा। संपूर्ण परिवहन श्रृंखला को एक टिकाऊ परियोजना के रूप में डिजाइन किया जा सकता है और इससे कई और मिट्टी के नमूने लाए जा सकते हैं। एक सफल मिशन के बाद चंद्रमा पृथ्वी पर लौट आएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, यहां और भी कई बेहतरीन वीडियो हैं।